नमस्कार, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर कैसे काम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे आप पहचानते हैं, कैसे क्या करेंगे, ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। कल क्लास नहीं थी क्योंकि एनडीए का पेपर था, बच्चे एनडीए का पेपर देने गए थे। हो सकता है कि कल पेपर मिल जाए तो मैं उसको सॉल्व भी करवाऊँ। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आ चुका हो, क्वेश्चन पेपर में आया हो, और जो बच्चे देने गए हों, ठीक है, उनको वो समझ में आया हो सकता है कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिला हो आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको आप लोग सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पे एक एक करके आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है, या इसको एक और तरीके से अगर हम डिफाइन करें, अगर इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोनाउन, इसको हम दोस्तों कहेंगे सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में आप कौन से नाम से जानोगे तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब जरा ध्यान देंगे, निजवाचक है। अगर मैं निज को यहाँ पे अलग कर लूँ और वाचक को अलग कर लूँ, सर्वनाम नाउन के बदले प्रयोग होता है, ये हर बच्चा जानता है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम कैसे काम करता है ये भी बहुत लोग जानते हैं। लेकिन एक एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, आखिर इसको कहते क्या है। सबसे पहले दोस्तों, निज का मतलब होता है निजी, आपका अपना। ठीक है, किसी दूसरे का नहीं, आपका अपना होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सेल्फ प्रोनाउन के भी नाम से जानोगे, और सेल्फ प्रोनाउन हो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, उसको आप जानोगे निजवाचक सर्वनाम के नाम से। अब इसको निजवाचक क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आना चाहिए कि सर इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने के पीछे रीज़न क्या है, आखिर क्या वजह है कि इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आएंगी। कैसे आएंगी जरा आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। इसको निजवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं। इसको निजवाचक सर्वनाम कहने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो प्रोनाउन है वो खुद अपने लिए काम करता है, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो उसको लिख सकते हैं। वो चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट जो करता है उसे वर्ब कहते हैं, और सब्जेक्ट जो काम जिसके लिए करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि काम जिसके लिए हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जैसे मैं अभी पढ़ाने का काम आपके लिए कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आप ऑब्जेक्ट हो गए, और जो मैं कर रहा हूँ वो वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी होती है। यहाँ पे काम मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो काम है, और काम किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। तो जब सब्जेक्ट खुद के लिए काम करता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, एक ही पर्सन हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक एक पॉइंट लिखता हूँ, जरा आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सबसे पहला पॉइंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ REF रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पे आ गया प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़, इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़, ठीक है मेरे विद्यार्थियों याद रखिएगा, कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। अगर कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है तो आपको करना क्या है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल अगर कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही सेंटेंस हटा देना है और उसका सब्जेक्टिव केस आपको यूज़ करना है। मैं एक एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और एक एक तरीके से आपको एग्जाम्पल भी देते जा रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट करते जाए। अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने रखता हूँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया माई सेल्फ, क्या आ गया? माई सेल्फ इज डूइंग दिस वर्क, माई सेल्फ इज डूइंग दिस वर्क। अब आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है, क्या ये क्वेश्चन सही है। तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सर ने अभी जो बताया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल अगर कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है तो आपको क्या करना है? क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आने वाला हमेशा और हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कभी सब्जेक्ट के रूप में होता है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। और इस क्वेश्चन को अगर सही करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप सही करने जा रहे हैं तो इसका आंसर ले लीजिए। माई सेल्फ है तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होता है? तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट होता है आई, और आई के साथ कभी इज नहीं बल्कि आपको क्या लगाना पड़ेगा? एम। डूइंग अपने आप में वही रह जाएगा, दिस अपने आप में वही रहेगा और वर्क भी वर्क ही रहेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। माई सेल्फ का सब्जेक्ट आई होता है, कर लिया, आई के साथ एम यूज़ करते कर लिया, और डूइंग दिस वर्क है तो डूइंग दिस मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन मैं और आपको देना चाहूँगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ गया यहाँ पे THEM डेम, SELVES डेम सेल्फ्स, उसके बाद आ गया आर डूइंग, उसके बाद आ गया दिस और उसके बाद आ गया वर्क। अब आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको कुछ पूछा तो नहीं है, मैंने आपको वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप पढ़ रहे हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या कभी सब्जेक्ट के रूप में होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या कभी सब्जेक्ट के रूप में होता है? तो आप कहोगे कि नहीं होता है। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये कभी हो नहीं सकता है। अगर ये सब्जेक्ट कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है? गलत है। और इस क्वेश्चन को सही करने का हमारे पास क्या तरीका है? इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि अगर देमसेल्फ्स है तो देमसेल्फ्स को हम यहाँ पे दे में क्या कर लें? चेंज कर लें। दे हो गया, आर तो लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया डूइंग, उसके बाद यहाँ पे आ गया दिस, और उसके बाद दोस्तों क्या आ गया? वर्क। अब आपका आंसर क्या है? ये अब आपका आंसर करेक्ट है। अब आपका आंसर क्या है? ये करेक्ट है। तो मैंने अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केवल एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाया है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? तो आपके सामने मैंने लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अगर यहाँ पे माई सेल्फ है तो आई करना है, देमसेल्फ है तो दे करना है, हिमसेल्फ अगर रहता तो ही करते, अगर यहाँ पे हर सेल्फ रहता तो सी करते, आवर सेल्फ होता यहाँ पे तो वी करते, अगर योर सेल्फ होता तो आपको यहाँ पे यू करना चाहिए था। यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा उसको रिप्लेस कौन करेगा? तो उसका सब्जेक्ट करेगा। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, और जितना जल्दी नोट करेंगे, ठीक है, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट, अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। 5 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। फटाफट लिखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। कॉन्सेप्ट इतने हैं कि पूछिए मत। अभी लड़ाई लंबी लड़नी है। हो गया?
चलिए, बहुत अच्छा। ये पहला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा अभी कि पहला फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया, और इस पहले फॉर्मूले के बाद अब ज़रा हम लेके चलते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ज़रा अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। याद रखें, आप सबका जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसी के बारे में स्टडी आप कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे होंगे, उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर इसका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल होगा कैसे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है तो फिर होगा क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, उस दूसरे फॉर्मूले को याद रखें आप। फॉर्मूला एक एक करके नोट करते जाए अभी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़, यानी मैं इसको लेके आ रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में तभी हो सकता है, याद रखिएगा, होता नहीं है, तभी हो सकता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो। ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यदि सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके रूप में होगा, कब होगा। तो आप एक चीज़ याद रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उस सेंटेंस में, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ पूरे सेंटेंस में तभी हो सकता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, एक ही पर्सन हो। यानी मैंने क्या कहा, इस प्रोनाउन में सब्जेक्ट खुद के लिए काम कर रहा है, किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट और सेंटेंस में आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस, तो उस सेंटेंस में याद रखिएगा, उस सेंटेंस में आने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो दोनों का दोनों क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होगा, कब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, एक ही होगा। अब ज़रा मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाए आई हैव, यहाँ पे आ गया चीटेड माई सेल्फ, आई हैव चीटेड माई सेल्फ। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया, यहाँ पे आई की जगह पे मैंने कर लिया सी, उसके बाद आ गया यहाँ पे किल्ड, उसके बाद आ गया हर सेल्फ, और उसके बाद आ गया येस्टरडे। सी किल्ड हर सेल्फ येस्टरडे। अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको लेना चाहें आप लोग, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया यू हैव, चाहे यू आर ABUSING अब्यूजिंग, यहाँ पे आ गया योर SELF योर सेल्फ। अगर आपको एक एग्जाम्पल और चाहिए तो एक और एग्जाम्पल लीजिए, जितना आप अधिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया वी हैव ENJOYED enjoyed OURSELVES आवर सेल्फ्स। आपको मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं समझ पाए दोस्तों तो एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया रोहन हैज़ HELPED हेल्प्ड, उसके बाद आ गया हिम SELF सेल्फ। अब ज़रा 5 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूँ और पांचों एग्जाम्पल्स को एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। सबसे पहले इन पांचों एग्जाम्पल्स को देखने से पहले जितने लोग अगर नहीं समझ पाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, और याद रखिएगा मैं आपको पढ़ा कम रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक एक चीज़ को सीखिए, तब आप जाके सक्सेस को अचीव कर पाओगे। अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको एग्जाम्पल्स क्यों बताए जा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल को समझाने के पीछे मोटिव ये है कि आप ये समझ पाओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो इस्तेमाल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ है वो क्यों है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तभी आप कर सकते हो जब सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट, सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट और सेंटेंस में आने वाला ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या हो, दोनों एक ही हो। यानी गाली देने वाला और गाली खाने वाला
जो गाली दे रहा है और जिसको गाली मिल रही है, दोनों एक ही है, कोई और नहीं है। ठीक है, अब ज़रा समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है, आई है। मैंने धोखा दिया है, मैंने धोखा देने का काम किया है, लेकिन किसको, तो अपने आप को। धोखा किसको दिया है, अपने आप को। मैंने किसी और को धोखा नहीं दिया है, खुद को धोखा दिया है। अगर यहाँ पे दोस्तों सी के बारे में बात करोगे, सी किल्ड, सी उसने क्या कर लिया, हत्या कर लिया, और किसको मार दिया, अपने आप को। यानी उसने किसी और की हत्या नहीं की, खुद की अपनी हत्या कर ली, यानी कि खुद को मार दिया, किसी दूसरे को नहीं। अगर यहाँ पे आ गया यू, अगर यू है यहाँ पे, तो यू के लिए आपने यहाँ पे योरसेल्फ का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे गाली तो दे रहे हो, लेकिन गाली किसी और को नहीं दे रहे हो, गाली अपने आप को दे रहे हो। यानी गाली देने वाला और गाली खाने वाला दोनों क्या है, एक ही इंसान है। और यहाँ पे आ गया वी, अगर हमने अगर इंजॉय किया तो हमने इंजॉय किसी और का नहीं, खुद का मजा लिया। समझ गए? यानी यहाँ पे इंजॉय करने वाला और कराने वाला दोनों क्या है, एक ही इंसान है, कोई और नहीं है। अगर यहाँ पे रोहन आ गया दोस्तों, याद रखिएगा, जानबूझ के मैंने एक नाउन दिया। अगर यहाँ पे रोहन है तो उसको ही की कैटेगरी में रखोगे। किसकी कैटेगरी में, ही की कैटेगरी में। अगर यहाँ पे लड़का है तो यहाँ पे मैंने कर लिया हिमसेल्फ। रोहन ने सहायता तो की, लेकिन किसकी सहायता की, तो खुद अपने आप की सहायता की, आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप पाँचों को ले लोगे तो आप यहाँ पे पाँचों के पाँचों यहाँ पे क्या हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पे जो माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, यहाँ पे योर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट होंगे। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी कौन है, तो जरा नाम आप जान लीजिए। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इसमें एक ही पर्सन होता है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को भी हम कहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। समझ गए आप? और इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। किसके नाम से जानेंगे दोस्तों, इसको हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के नाम से। तो आपको एक नई चीज़ और मिली कि अगर कोई पूछता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको दूसरा नियम समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है, पहला फॉर्मूला। लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट और सेंटेंस में आने वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों पर्सन एक ही हों। ठीक है, आपको समझ में आया? ये अगर समझ में आया हो तो आप समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपको हमेशा चलना है। और अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंजॉय। अभी इतने सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले बाकी हैं, इतने अच्छे फॉर्मूले बाकी हैं जिसको समझना और अपने आप में ना क्या करना, एब्जॉर्ब करना बहुत ही क्रिटिकल काम है। लेकिन चिंता नहीं करना है, एक एक चीज़ों को कायदे से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास इन दो फार्मूलों के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। ठीक है, दो फार्मूले के साथ एंड करना चाहूँगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।